बहुत अफसोस की बात है, जो लोग रेलवे को बिक्री कर दे रहे हैं, BSNL को बिक्री कर चुके हैं, LIC के शेयर्स को बिक्री कर चुके हैं, एयरपोर्ट को बिक्री कर चुके हैं, पोर्ट को बिक्री कर चुके हैं और न जाने गवर्नमेंट के कितनी सारी फैक्ट्रियों को बिक्री कर चुके हैं, वो बातें कर रहे हैं मुसलमानों के वक्त। उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों में वक्फ अल औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं? सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लैब। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आपको जान करके ये ताज्जुब भी नहीं हुआ होगा, आज जिस तरीक़ा से पार्लियामेंट के अंदर में माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बिल को पेश किया, वक्फ अमेंडमेंट बिल को, और जिस तरीक़ा से झूठ का एक पिटारा उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में खोला, वो हमसे आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, उनका झूठ नंबर 1, उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल या वक्फ बोर्ड ये प्रॉपर्टी का मामला, ये मजहबी कोई मामला नहीं है। ये सरासर गलत। वक्फ हमेशा से, आज से नहीं, दौरे खिलाफत के ज़माने से ही वक्फ जो है पूरा मजहबी मामला है। जिस तरीक़ा से हिंदू मठ में, हिंदू समाज के मंदिरों में ट्रस्ट होता है, उनका वक्फ इंडोमेंट होता है, वहाँ के मंदिरों में कोई मुस्लिम या गैर मुस्लिम के अलावा कोई दूसरे लोग वहाँ मेंबर नहीं बन सकते हैं। वह साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हिंदू ही इसके जो है मेंबर हो सकते हैं या कमेटी बना सकते हैं। वो हिंदू जो सनातन धर्म के मुताबिक है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक है। तो ये एक मामला हो गया। दूसरा, उन्होंने सरासर ये झूठ बोला कि बिल से मुसलमानों को फ़ायदा होगा, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ किरण रिजिजू साहब, 10 साल आपकी सरकार रही, 2014 से 2024 तक, ये 11वां साल चल रहा है। ये 11 सालों में कितने मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों का आपने फ़ायदा पहुँचाया? थोड़ा सा वो लिस्ट दे दीजिए। तीसरा झूठ आपने कहा कि गरीब मुसलमान, मुतवस्सित तबका के मुसलमान भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास कॉल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं। कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई? कहाँ से फ़ोन आ गया, कहाँ से कॉल आया? वो थोड़ा सा लिस्ट बताइए, मैं बताता हूँ कौन मुसलमान आपको सपोर्ट कर रहे थे। ये वो मुसलमान थे जो सरकारी मुसलमान, RSS के मुसलमान, विश्व हिंदू परिषद के मुसलमान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुसलमान, BJP माइनॉरिटी मोर्चा के मुसलमान, और BJP ने जिनको लॉलीपॉप दिया है, सब्ज़ बाग दिखाया, वो मुसलमान जो सिर्फ नाम का मुसलमान है, नाम का टोपी लगा करके, 500 आदमी को ढंडोरा पीट करके, मिठाई खिला करके बोले वक्फ बोर्ड के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये सरासर झूठ है, ये गलत है। 10 आदमी को कहीं भी, ये इतना बड़ा हिंदुस्तान, 140-45 करोड़ की आबादी है, 20-30 आदमी को कहीं से ला के कहीं पर खड़ा कर दिए, बोला ये मेरा सपोर्ट कर रहा है। इससे काम चलने वाला नहीं है। आप जान सकते हैं 25 से 30 करोड़ मुसलमान कमोबेश हिंदुस्तान में रहते हैं, और इनका सारे लोग का 100% लोगों का, कुछ 0% से भी कम, कुछ लोग जो सरकारी मुसलमान हैं, BJP के सरकारी मुसलमान, RSS के सरकारी मुसलमान, मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा के सरकारी मुसलमान और विश्व हिंदू परिषद के सरकारी मुसलमान, कुछ लोगों को आपने जगह दी है, पोजीशन दी है
या कुछ को थोड़ा बहुत आपने चटा दिया है, वो मुसलमान आपको सपोर्ट कर रहा है। महबूब रजा जैसा मुसलमान आपको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेगा। और एक चीज़, ये बिल सिर्फ आइन के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुसलमानों की आज़ादी के ऊपर एक ज़बरदस्त ज़ोरदार हमला है और जमहूरियत के भी खिलाफ है। अगर वाकई में मुसलमानों का फलाह व बहबूदी चाहते हैं, मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, तो हमको डेटा पेश कर दीजिए 11 सालों में कितने मुसलमानों को आपने सरकारी नौकरियां दी है। दूसरी बात, वो पार्टी बीजेपी बिल्कुल ही ये बात ना करे कि मैं मुसलमानों का, माइनॉरिटी का फलाह चाहता हूँ, गरीब मुसलमानों का फलाह चाहता हूँ, गरीब मुस्लिम महिलाओं का फलाह मैं चाहता हूँ, उनकी तरक्की चाहता हूँ, उनका डेवलपमेंट चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पार्टी में कितने बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हैं, या वो महिला हो या पुरुष हो, ख़वातीन हो या मर्द हो? एक नाम पेश नहीं कर सकते। आपके दल में, बीजेपी में एक भी मुसलमानों को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया। ये बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि आज़ादी के बाद ये पहला लोकसभा के मंत्रालय है जहां पर एक भी मुसलमान मिनिस्टर्स नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी नहीं है, कैबिनेट तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। और इवन जो माइनॉरिटी कमीशन है उसका भी चेयरमैन मुसलमान नहीं है, उसको तो बना सकते थे। आप बात करते, और वाइस चेयरमैन की जब बात करते, वाइस चांसलर की बातें करते, 3 यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया और हैदराबाद की यूनिवर्सिटी। ये तो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, यहाँ पर मुसलमानों होना बायलॉज लिखा हुआ तो ठीक है, वहाँ पर आपने बना दिया तो वो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, ये चीज़ है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ राहत इंदौरी की ज़बान में, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। राहत साहब बहुत पहले बोल करके जा चुके हैं, इनकलाबी शायर थे, उनको पता था एक न एक दिन पार्लियामेंट में एक मंत्री उठेगा और कहेगा, झूठ का पलंदा खोल देगा, झूठ की फैक्ट्री खोल देगा, झूठ ही झूठ बोलेगा। मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से पहले जहाँ माननीय मंत्री जी जिस नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, पहले ये डेटा पेश करें कि उसके एरिया में चाइना ने कितनी ज़मीनों पर, जगहों पे कब्जा कर लिया, उनके पास वो डेटा है, वो पेश करें। वो डेटा पेश नहीं कर पा रहे और आ गए हैं वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए आ गए। बहुत अफसोस की बात बहुत अफसोस की बात है, जो लोग रेलवे को बिक्री कर दे रहे हैं, BSNL को बिक्री कर चुके हैं, LIC के शेयर्स को बिक्री कर चुके हैं, एयरपोर्ट को बिक्री कर चुके हैं, पोर्ट को बिक्री कर चुके हैं, और न जाने गवर्नमेंट के कितनी सारी फैक्ट्रियों को बिक्री कर चुके हैं, वो बातें कर रहे हैं मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के। आप जानते होंगे टीवी में हर दिन दिखाया जा रहा है कि डिफेंस रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के बाद है। वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है या नहीं है, मैं इसकी तस्दीक नहीं करता हूँ, मगर वक्फ बोर्ड के बाद प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा है, पूरे हिंदुस्तान में है। मगर फिर यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्या वो सरकार ने प्रॉपर्टियाँ दी थी, स्टेट की सरकार ने दी थी या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने दी थी या बीजेपी RSS वालों ने दी थी? ये प्रॉपर्टी मुसलमानों ने दिया था, हमारे आबा अजदाद ने दिया था, हमारे असलाफ ने दिया था। जिस प्रॉपर्टी को हमारे असलाफ ने दिया, हमारे आबा अजदाद ने दिया, ये लिख करके दिया, मुसलमानों की तरक्की, फलाह व बहबूदी, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च होगा, और यहीं पर मसाजिद होंगे, खानकाएँ होंगे और मदारिस होंगे, यहीं पर मुसलमानों की तालीम का पैमाना लिखा जाएगा, यहीं पर इबादत और रियासत होगी, और यहीं से मुसलमानों की तालीम गाहें बनेगी। और वक्फ की 2 किस्में हैं, वाकिफ जब वक्फ करता है 2 तरीका की वक्फ है, वक्फुल औलाद, वक्फ फी सबीलिल्लाह। जिनको पता था कि हमारे औलाद शायद ये प्रॉपर्टी को बचा के नहीं रख पाएंगे, वो दानिश्वर मुसलमान ये सोचा कि हमारे बेटे को भी फ़ायदा पहुँचे और इसको बिक्री भी ना करे, तो वक्फुल औलाद कर दिया कि इनके पास बिक्री करने की इजाज़त नहीं है, सेल करने की इजाज़त नहीं है, मगर इससे ये फ़ायदा ले सकते, उनके औलादे ले सकते, या लड़का हो या लड़की हो। दूसरा यह है कि एक प्रॉपर्टी को उन्हें वक्फ फी सबीलिल्लाह कर दिया, जैसे मस्जिद की जगह है, मदरसे की जगह है, खानकाहे की जगह, वक्फ फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ये घर को खर्च होगा, फी सबीलिल्लाह उसने कर दिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वक्फ। फिर यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, वो बीजेपी सरकार जो बगैर सोचे समझे हुए,
बगैर वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किए हुए मुसलमानों की एकड़ से भी ज्यादा एकड़ दर एकड़ जमीनों को बुलडोजर चला चला करके 10 सालों में कब्जा कर लिया। आप देख लीजिए, दूर मत जाइए, बाबरी मस्जिद के फैसले को देख लीजिए, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी थे। आपने बोला आस्था का मामला, ठीक है, हमने कब्जा कर लिया उसे, और बोला था उसके बदले में मैं मस्जिद की जगह बना के दूंगा, वो अभी तक बना नहीं, मंदिर बन चुका है, ठीक है। मैं जाना नहीं चाहता हूँ तफसील में, मैं बताना भी नहीं चाहूँगा, मैं हिंस देना चाहता हूँ। दूसरी बात, गुजरात में सोमनाथ गिल में 800 से 900 साल पुरानी खानका है, कब्रिस्तान और मस्जिद को बुलडोजर चला के मिसमार कर दिया गया, वो जगह को आपने सोमनाथ गिल के अंदर में ले लिया। तीसरी बात, यूपी में जगह जगह पर मस्जिदों की जगह पर बुलडोजर चला करके आप जगह को कब्जा कर ले रहे हैं। दिल्ली में 600, 700, 800 पुराना साल मदरसा था, आपने बोला इलीगल कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने वो कब्जा कर लिया। जब वक्फ का अमेंडमेंट बिल लागू नहीं हुआ तब मुसलमानों की प्रॉपर्टी को, जगह को आप कब्जा कर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। तो बहुत अफसोस का मकाम है कि बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जो अधूरा रह गया था राहत इंदौरी साहब का, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ सच बोलो। ये किरण रिजिजू माइनॉरिटी मिनिस्टर के ऐलान है, सारे मुसलमान हमारे साथ आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं, और ये सब सारी बातें भूल भुलैया में मत रखिए। जब किसानों के लिए आपने बिल पास किया, कोई किसान से मशवरा नहीं किया। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आए, मुस्लिम दानिशवरों के साथ कुछ जेपीसी बना करके कुछ तो आपने बैठा, मगर उनकी बात पर आपने अमल नहीं किया। अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जेपीसी में थे, बार बार कह रहे थे मेरी बात को नहीं माना गया, गलत ढंग से तरीके से वोटिंग करवा करके सबको जो है पास करवा लिया गया। तो ये सब बातें बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देती है। और जहाँ तक इसमें प्रभाव लेकर के आपने आए कि 2 गैर मुसलमानों को भी जगह मिलनी चाहिए, मैं इस बोर्ड को सेकुलर करना चाहता हूँ, मैं इस बोर्ड को जमहूरी करना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक करना चाहता हूँ। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, आप एक चीज़ बताइए, अयोध्या ट्रस्ट में मुसलमानों को जगह आप कर दीजिएगा, उसको भी सेकुलर करने की जरूरत है। अरे हमें तो छोड़ दीजिए, आप अयोध्या ट्रस्ट में हिंदुस्तान के दलित स्वर्ण समाज को जगह कब दीजिएगा, पहले ये बता दीजिए। दलित समाज को, मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हम दलित की बात कर रहे हैं। और जिस सिख समाज को आप बोलते हैं कि हिंदू भी है, उसको आप जगह कब दीजिएगा, वो बता दीजिए। तीसरी अहम बात, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर वगैरह है, उसमें दलितों को जगह मेंबरशिप में और उसके ट्रस्ट बोर्ड में कब जगह दीजिएगा, वो बता दीजिए। उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है, वहाँ पर दलितों को जगह कब दीजिएगा, वो बता दीजिए। ओबीसी क्लासेस को जगह कब दीजिएगा, वो बता दीजिए। मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, मुसलमान बनना भी नहीं चाहता, इसलिए किसी का आस्था का मामला, मजहबी मामला, जब हम उस मजहब के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, मुझे वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अयोध्या में भी मेंबर नहीं बनना है, न उसकी कमेटी में जाना है। तिरुपति बालाजी में ना मेंबर बनना, न मुसलमानों को न उसकी कमेटी में जाना। जब जगन्नाथ टेम्पल में, उड़ीसा में, पुरी में जो है, न मुसलमानों को वहाँ मेंबर बनना, न कमेटी में जाना, इसलिए कि मैं हिंदू धर्म के मुताबिक मैं उसके बहुत सारे कामकाज को नहीं समझता हूँ, नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं नहीं, जो लोग लायक हैं, जो हिंदू समाज से आते हैं मगर वो दलित है, उसको जगह कब दीजिए, वो बताइए। तमाम मंदिरों के ट्रस्ट में, अब महिला की बात कर रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड में महिला को 2 महिला होनी चाहिए, ठीक है, ये बात होनी चाहिए नहीं चाहिए, ये बाद में हम लोग बात करेंगे। मगर आप ये बताइए, इतने सारे मंदिरों के जो ट्रस्ट है, मठ के जो ट्रस्ट है, उसमें कितनी महिलाओं को जगह दे दिया गया है, वो पहले आप बता दीजिए। अयोध्या में कितनी मंदिरों को ट्रस्ट में जगह दिया, वो बता दीजिए। जगन्नाथ टेम्पल में कितनी, वो बता। तिरुपति बालाजी में, वो बता दीजिए। हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी मंदिर है जहाँ पर महिलाओं को जाना वर्जित है, वहाँ पर महिला कदम नहीं रख सकती है, ये बताइए। केरला में भी मंदिर है, वहाँ पर महिला नहीं जा सकती है, ये बताइए कब कीजिएगा। तो मतलब ये फजूल की बातें, इधर उधर की बातें बंद कर दीजिए। आप बेनकाब हो चुके हैं। आपने बोला साल में 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरियां दूंगा, नहीं दे पाए, फेल हो गए। 15 लाख अकाउंट में आ गया, नहीं दे पाए। गृह मंत्री जी बोलते ये जुमला था, फेल हो गए। आपने कहा था स्मार्ट
सिटी में बनाऊंगा, नहीं बना पाए, फेल हो गए। आप डिजिटल इंडिया का नारा दिया, वो फेल हो गए। स्मार्ट इंडिया का नारा दिया, वो स्किल इंडिया का नारा दिया, वो फेल दिए। 1000 इंडिया, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, डेवलप इंडिया, सबका नारा दिया, हर महाज पर आप फेल हो गए। आप बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिका हुआ नारा है। इससे बोलने में अच्छा लगता है, आप लोग प्रैक्टिकल आदमी बिल्कुल नहीं है। अगर प्रैक्टिकल होते तो यूपी में डबल इंजन की सरकार है, मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने के लिए तगोदौ नहीं करना पड़ता, मुसलमानों को रोका है, जिसकी वजह से नमाजें भी छूट गई। ये आप फिर एक चीज बोलना चाहेंगे कि जब कांवरिया लेकर के रास्ते पे जाते तो बहुत सारी जगहों में, उत्तराखंड में हो या यहाँ पर हो, आपने कह दिया कि मुसलमान वहाँ पर दुकान ना लगाए, और दूसरी बात, जो लोग दुकान है वो अपना नेम प्लेट लगा ले। हमें अफसोस होता है, किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं। बात समझने की बात है, सिर्फ जुमलेबाजी आप कर रहे हैं। जितना जुल्म और ज्यादती मुसलमानों के ऊपर बीजेपी और मोदी जी सरकार के राज में हुआ, वो हिंदुस्तान की आज़ाद तारीख में कभी नहीं हुआ। सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के राज को अगर छोड़ दिया जाए, इसलिए वो हिंदुस्तानी पर्सन को उसको छोड़ दीजिए, कहीं पर नहीं हुआ। आप सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। गौरव गोगोई ने अपोजिशन लीडर डिप्टी क्या कहा, उस कौम से आप सर्टिफिकेट मांगेंगे जिनकी आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है, उस कौम से आप बात करेंगे, सर्टिफिकेट मांगेंगे जिनके 2 लाख से ज़्यादा उलमा कराम शहीद हुए, उस कौम की आज़ादी के बारे में बात करेंगे, उस कौम की कुर्बानियों के बारे में बात करेंगे जो 1857 की लड़ाई में मुसलमानों ने अपना तन मन धन सब चीज़ देश के नाम पे लुटा दिया था। उस कौम की बातें करेंगे जिसका उर्दू का साफिर मौलवी बाकर ने आज़ादी के लिए मतवालों के लिखने के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया, उस कौम की बात करेंगे। क्या आप हमसे बात करेंगे, कौन सी जगह में? अरे आप तो माफ़ी मांगने वाले लोग हैं, आपकी आज़ादी में कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है। मगर अफसोस की बात हो रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर इशारा कर दिया गया, अगर पार्लियामेंट के अंदर में ये बिल पास कर लिया जाता है, पास हो जाता है, मुल्क के गिर तहरीक चलाएंगे। तहरीक का ब्लूप्रिंट क्या होगा आपको पता होगा कि आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी, शायद आपको पता भी हो या ना हो, इसलिए कि आप तो आज़ादी की लड़ाई में थे नहीं, आज़ादी से दूर थे। आपको पता होना चाहिए 1857 से जामा मस्जिद से अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, आपको शायद याद होनी चाहिए। तहरीकें किस तरीके से चलेंगी वो मैं आपको बताऊँगा। तहरीक मुल्क के खिलाफ नहीं होगी, तहरीक जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगी, तहरीक किसी मजहब के खिलाफ नहीं होगी। तहरीक अगर खिलाफ होगी तो बीजेपी गलत पॉलिसियों के खिलाफ होगी। तहरीक अगर खिलाफ होगी तो जिन्होंने हिंदू मुसलमानों को बांटने की राजनीति कर रहा है उसके खिलाफ होगी। तहरीक चलेगी तो जो मुल्क के जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके समझो झूठ बोल रहा है, झूठ फैला रहा है, गलत बयानी से काम ले रहा है, उसके खिलाफ तहरीक चलेगी। और तहरीक तो चलाने का हमारा संविधान ने, आइन ने हक दिया। आप कौन होते हैं रोक लीजिएगा, कितने लोगों को जेल के अंदर में डालिएगा, कितने लोगों को सूली पे चलाइएगा। मुसलमान अपने दीन इस्लाम के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल को वक्फ को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए कानूनी दायरे में रह करके आपकी तहरीक चलाने के लिए एकदम तैयार है। इसलिए कि हमने मुल्क को कभी बंटने नहीं दिया, मुल्क को कभी टूटने नहीं दिया, मुल्क के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक दूसरे से खिलाफ नहीं होने दिया। इसलिए हमारा मजहब ये नहीं सिखाता किसी को नुकसान पहुँचाइए, हमारा मजहब सिखाता है सबको लेकर के चले। यही देश का आइन भी बोलता है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसको ये गुलसिता हमारा, ये हमारा गुलशन है, इस गुलशन में आग लगाने नहीं देंगे आपको मोदी जी या मोदी जी के माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू। और सुन लीजिए होशियारी होकर के, मुसलमान बेदार हो चुका है, मुसलमान रास्ते पर उतरने के लिए तैयार है। जितना चाहे उतना गोली चला लीजिए, जितना चाहे गिरफ्तारियां कर लीजिएगा। हमारे कौम के एक एक बच्चा, हिंदू मुसलमान सिख सभी लोग
ये काला कानून वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, जो जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, हम लोग रास्ते में उतर करके इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। बीजेपी आज बहुत ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इतनी ताकतवर है जो चाहिए करवा लीजिए, नहीं है, कमज़ोर हो चुका है। इसलिए कि पार्लियामेंट में उसके नंबर्स भी नहीं थे कि प्रधानमंत्री बीजेपी अकेले से सरकार बना था। 2 बैसाखियों पे बैठी हुई, एक तरफ नीतीश की बैसाखी है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है। हमारे बुजुर्ग ने कहा है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और बड़ी बड़ी तंजीमों ने कहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू अगर बिल के खिलाफ नहीं जाते हैं और नीतीश कुमार नहीं जाते तो हम लोग इसका दाना पानी हुक्का बंद कर देंगे। मतलब क्या है, जमहूरियत में वोट की राजनीति होती है, हम लोग वोट बिल्कुल ही नहीं देंगे। आप हमारे वोट से जीत के आते, हमारे खिलाफ जो साजिशी बिल लाया जा रहा है उसकी हिमायत कीजिएगा। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, या तो दोस्ती निभाइए या दुश्मनी निभाइए। हम आपको अफ्तारी भी करवावे, सवई भी खिलाए, बिरयानी भी खिलाए और हमारे पेट में आप जो है छुरी भोग दीजिए, ये किसी ने सिखाया। फिर मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये बिल क्यों लाया जा रहा है समझिए। बार बार किरण रिजिजू क्या बोल रहा है, उसकी दिल की बात निकल गई। ये प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला। बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर उधर मत जाइएगा। प्रॉपर्टी का मामला, उसके दिल से बात निकली। तो ये अगयार है, इनकी सारी नज़रें मुसलमानों के वक्त किए हुए प्रॉपर्टी के ऊपर है। इसलिए कि हिंदुस्तान की जितनी क्रीम जगह है, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, भोपाल हो, मुंबई हो, हर जगह क्रीम जगहों में मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियाँ हैं। क्या कहा उन्होंने रिजिजू ने, 127 प्रॉपर्टी दिल्ली में प्राइम लोकेशन पे है, वो वक्फ बोर्ड की नज़र उसके ऊपर है। और इवेंट का आपको जानते हैं ना, मुकेश अंबानी जी का मुंबई में जो घर है, सीईओ ने वक्फ बोर्ड, महाराष्ट्र के सीईओ ने बोल दिया था दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू वक्फ बोर्ड। उसके बाद से ही उसका तबादला हो गया। तो हो सकता है बीजेपी की साजिश हो, कॉर्पोरेट प्राइम मिनिस्टर की साजिश हो, अपने कॉर्पोरेट दोस्त को ही सारी चीज़ें ये कर दे, न बास रहेगा न बजेगी बांसुरी। और दूसरी बात, ट्राइब्यूनल की बात आप करते हैं ना, कि हम इसके पास कल के डेट में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उसके सीईओ आदेश देता था पुलिस को कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको खाली करवा के दीजिए, इसको ये ऑर्डर मान लीजिए। अब क्या करेगा, जो सरकारी मुलाजिम होगा, डीएम, कलेक्टर, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उसके स्टाफ, सीईओ और उसके डायरेक्टर को ऑर्डर देगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फला की है, इसको आप खाली करवा के दीजिए। ऑर्डर का तरीका बदल जाएगा। कल के डेट में जो ऑर्डर देते थे वो ऑर्डर सुनने वाला हो जाएगा, जो ऑर्डर सुनते थे वो सुनाने वाला हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, एक सरकारी आदमी सरकार का जो नौकरी पे है, जो सरकार उसको सैलरी देती है, क्या वक्फ बोर्ड की चेयरमैन की बात सुनेगा या सरकार की बात सुनेगा? वो बिल्कुल सरकार की बात सुनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी भी सुधर जाइए, वक्त है। अगर नहीं सुधरे तो आने वाला कल बहुत ख़राब होगा। तारीख और इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। और मठ की भी जगह है, ज़मीनें हैं, और मंदिरों की भी जगह ज़मीनें हैं, मंदिर टेम्पल इंडोमेंट फंड है। दूसरी बात कि जो गुरुद्वारा होते हैं उसके पास भी वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं, जो गिरजाघर है उसके पास भी वक्फ प्रॉपर्टियाँ। हिंदुस्तान में बहुत सारे जो चर्च वगैरह है, वहाँ पर जो क्रॉस लगा हुआ रहता है वो भी क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है। तीसरी बात, बहुत सारे जो यहाँ पर मिशनरी के स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल से वगैरह, सेंट जेम्स हो गया, सेंट जेवियर्स वगैरह हो गया, डॉन बस्को हो गया, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्कूल है, वो भी क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है। उसकी सीटें वहाँ पर जो है वो मुख्तस क्रिश्चियन के लिए मुख्तस की हुई, खास की गई है, और उसको कोई दूसरा आदमी ले नहीं सकता, ये ले नहीं सकता। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर मुसलमानों से इतनी बैर क्यों है? मुसलमानों के ऊपर इतना नफरतें क्यों हैं? मुसलमानों के हर चीज़ पर आपकी नज़र क्यों है? हर चीज़ तो गिरा दे रहा है। आपको पता होनी चाहिए, आप जितना भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची है, ये वो जमात है जो कल भी था, आज भी है। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, अबू जहल से ज़्यादा तो आप तकलीफ नहीं पहुँचा सकते ना। उस दौर में भी इस्लाम जिंदा था, उस दौर में भी मुसलमान थे, आज के इस दौर में मुसलमान। जब हिटलर का राज नहीं रहा, मुसोलिनी का राज नहीं रहा, तानाशाह किसी का भी राज नहीं रहा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपका भी राज नहीं रहेगा। ये जमहूरी मुल्क है, लोकतंत्र मुल्क, आज है कल नहीं रहेंगे, आज साहिब मसलत कल नहीं भी हो सकते। तो काम कुछ ऐसा कर जाइए, सबको लेकर के, सबको साथ, ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। आपके साथ तो बहुत सारे योगी जी महाराज वगैरह रहते हैं, उनसे सद्बुद्धि लीजिए
ऐसा देश को जोड़ने की कोशिश, इंसान से गलतियां होती है, हो सकता है 10 साल 11 साल में आपसे गलतियां हो गई हो, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचे हो, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। 4 साल अपने आप को ऐसा बेस्ट बना करके दिखाइए कि शायद आपको लोग याद रखें, मगर आप ऐसा नहीं कर पाइए, इसलिए कि जब जहन में गंदगी आ जाती है ना तो उसकी सफाई नामुमकिन होती है। इसलिए कि आपका आखिरी टाइम है, चल चलाओ का टाइम आ गया है। मैं फिर मुसलमानों से और सेकुलर हिंदू भाइयों से भी, सिख भाई, ईसाई भाइयों से एक गुजारिश करता हूँ कि हम लोग को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ रास्ते में उतरना है, मुल्क की तहरीक चलाना है, हर हालत में चलाना है। अगर ये पास हो जाता है तो जिस तरीक़ा से किसानों ने बिल पास हुआ, रास्ते पर उतर करके 2 साल कंटिन्यू तहरीक चलाते रहे, जिद्दोजहद करते रहे, हर बार जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके पास जाता रहा, बोलता रहा, मगर वो लोग माने नहीं। उसी तरीक़ा से हिंदुस्तान की सेकुलर जनता के साथ मिल करके मुसलमान भी यहाँ की तहरीक रास्ते पर चल करके चलाएगा। तीसरी बात, बंगाल में आरजी कार हुआ था, आपको पता होगा, एक लेडी डॉक्टर का सिर्फ मर्डर और उसका अस्मतरी होती है। किस तरीक़ा से यहाँ के डॉक्टरों ने पूरा कई महीनों तक पूरा शहर को उथल पुथल कर दिया था। चीफ मिनिस्टर बार बार गई, नहीं मान रहा था बात। फिर मैं बोलता हूँ कि मुसलमानों से जब तहरीक चलाइएगा, आपके पास ऑफर भी बहुत आएंगे, आपको खरीदने की भी कोशिश करेंगे, आपको लालच देने की भी कोशिश करेंगे। कोई कहेगा आपको चेयरमैन बना देंगे, कोई कहेगा कि आपको मेंबर बना देंगे फला कमेटी, कोई कहेगा आपको ये ज़मीन अलॉटमेंट कर दूंगा। फिर मैं जिस और मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अपने ज़मीर को बेचिएगा नहीं। अगर एक बार अपने ज़मीर को बिक्री कर दिए तो क़यामत के दिन गिरबान आपको पकड़ लेगा यहाँ के मुसलमान। क्या हमने कौम का लीडर बनाया था। हर मुसलमानों से कहता हूँ, सेकुलर हिंदू भाइयों से कहता हूँ, मुल्क गिर पैमाने पे ये तहरीक चलेगी अगर ये बिल पास हो जाता है। अभी भी वक्त है, क्षमा कर दे, अभी भी वक्त है, अपने बिल को वापस ले लीजिए, बोल दीजिए ये बिल हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। तो ऐसे बिल को हम लोग नकारते हैं। वक्त है, अभी भी सुधर जाइए, नहीं तो आप जान सकते हैं अखिलेश यादव ने कहा इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, इनकी नीति भी ठीक नहीं है। यह अखिलेश यादव का बयान था। और डीएमके के ए राजा ने क्या कहा, जिस पार्टी में एक भी मुस्लिम एमपी ना हो, वो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट और विकास की बात क्या करेगा। तो इसी तरीके से हर लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, हर एतबार से। क्या सिर्फ ये साजिश रच करके देश को जो है समझिए कि लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। और मोदी सौगात मोदी 32 लाख मुसलमानों को दिया गया। मैं फिर बोलता हूँ, मुसलमान आपके सौगात का भूखा नहीं है, ये सौगात अपने पास रख लीजिए। जो आपके सरकारी मुसलमान है ना, आरएसएस के जो सरकारी मुसलमान है, विश्व हिंदू परिषद के जो सरकारी मुसलमान है, मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा के जो सरकारी मुसलमान है, कुछ सरकारी मुसलमान खानकाहों में भी बैठे हुए हैं, कुछ सरकारी मुसलमान मसाजिद के इमाम भी बने बैठे हुए हैं, कुछ सरकारी मुसलमान मदरसों के इमाम भी बने बैठे हुए हैं। मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे सरकारी मुसलमान आरएसएस के मुसलमानों को पहचानिए जो आप में रह करके आपके खिलाफ साजिशें रच रहा है। कहलाता तो आपका है, काम उसका करता है, गुणगान उसका करता है। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। मेरा काम था नकाब को उठा देना, हमने रूबरू कर दिया, सबके चेहरों को आपके सामने में रख दिया। महबूब रजा हमेशा से देश हित में, मुल्क हित में बात करने वाला बंदा, मैंने हमेशा से बात किया है। ये काला कानून भी लाया जा रहा, इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान की जनता मुखालफत करती है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो समझिए कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। लोकतंत्र पर से लोगों का यकीन उठ जाएगा, जमहूरियत पर से लोगों का यकीन उठ जाएगा। इसलिए कि एक मजहबी चीज़ को, जो एक मजहबी मामला है, सारा फुल्ली मजहबी मामला है, किसको बोलता है मजहब से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास जगह ज़मीन है, मंदिरों के पास जगह है, मठों के पास जो जगह है, क्रिश्चियनों के पास जो जगह है, या सिख समाज के पास जो जगह, जैन समाज के पास जो जरा बड़ी बड़ी जो आश्रम है, सब मजहबी मामला है। जब मुसलमानों की प्रॉपर्टी है तो बोलते मजहबी मामला। आप जो चीज़ हमें दिए नहीं, उसको लेने का हक कौन होता है? आप कौन होते? अगर आप मुझे दिए होते तो आपको लेने का हक था, आपका उसमें कोई मामला नहीं। कल के डेट में फला आदमी को बोल दीजिएगा। ये सरकार ऐसी भी कर सकती है, जिसके पास ज़्यादा जगहें होंगी, जो बीजेपी को सपोर्ट ने, सबकी जगह को छीन लेगा और सबकी जगह को कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले को दे देगा। तो अभी भी वक्त है, सारे लोग इस बिल के खिलाफ खड़े हो जाइए।
और अपनी प्रॉपर्टी को बचाइए, अपने देश को बचाइए, अपने मुल्क को बचाइए, जमहूरियत को बचाइए, पार्लियामेंट को भी बचाइए। थैंक यू, हमने अपनी बात कह दी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मौका मिलेगा फिर कल आपके सामने मैं आऊँगा, इसका और भी दिग्गज चीज़ों को, इसकी खामियों को भी बयान करूँगा। ये आदमी कभी भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता सिवाय नक्सवान के। इसके लाल हरे पीले सबसे बाग में मत आइएगा। ये धोखा देने वाले लोग हैं और धोखा देने वाले से हमेशा होशियार रहना चाहिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाज़त। आप सुन रहे थे बेबाक राय विद महबूब रजा। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now